नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खैर, आज के समय में कैसे हैं आप लोग पूछना एक अपराध जैसा लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस समय में हर व्यक्ति परेशान है। फिर जानबूझ के कैसे हो पूछना अच्छा नहीं लगता। खैर ठीक है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप लोग भी अच्छे हों, सभी अच्छे हों। चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग अभी दूर संचार या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्तर पर हर एक एग्ज़ाम के लिए उसमें आपको मैटर मिल जाएगा, फैक्ट भी मिल जाएगा, उसमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो संचार माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, और संचार माध्यम के प्रकार में मैंने आपको एक बताया था कि तार आधारित संचार, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि बेतार आधारित संचार, अर्थात जिसमें तार की आवश्यकता नहीं होती है। उस लेक्चर में हमने तार आधारित संचार को पढ़ लिया था कि क्या क्या हैं। उसमें हमने देखा था कि समांतर तार लिए थे, मतलब समांतरी युग्म तार लिए थे। फिर ट्विस्टेड वायर लिए थे जो आपस में मुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और फिर हमने समाक्षी केबल का बात किया था और प्रकाशिक तंतु का बात किया था। आज का लेक्चर उसी क्रम को आगे बढ़ाएगा और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेतार संचार किस तरीके से किया जा रहा है और बेतार संचार के क्या तरीके हैं। तो चलिए ठीक है, आप अपना नोट कॉपी जो भी बना रहे होंगे उसको उठाइए और एकदम ऑफलाइन क्लास की भांति आप इसको पढ़िए। जैसे एक ऑफलाइन क्लास में आप बैठ के लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, एकदम ठीक वैसा ही आपको करना है। आप ये मान के ही मत चलिए कि हम फिर से इस लेक्चर को देखेंगे। तो आप एक जो भी समय यहाँ लगेगा उस समय में ही सब कुछ सीख जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लेट के सो के पढ़ रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2-3 बार लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो खैर बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे लगा कि आप साथ नोट करते रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक ऑफलाइन क्लास की भांति। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बात किया था कि संचार के प्रकार, और संचार के प्रकार में या संचार चैनल इसको बोल सकते हैं आप। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि संचार चैनल क्या होता है, या इसी को संचार माध्यम हम बोल सकते हैं। तो संचार माध्यम के प्रकार हम पढ़ रहे थे, और उस में जो भी तार का मतलब हमने तार आधारित संचार जो था उसको पढ़ लिया है। तो आज डायरेक्ट हम उठाएंगे इसका दूसरा जो प्रकार है, जिसको हम बोलेंगे क्या, बेतार आधारित संचार। बेतार आधारित संचार, देखिए नाम से ही क्लियर है कि ऐसा संचार या ऐसा संचार का माध्यम जिसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो क्या होता है, जो वायु है, आकाश है, इसके थ्रू ही उसका संचरण हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेतार आधारित संचार। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी कुछ लिखना है तो आप प्रयास ये न करें कि किसी लाइन को ज्यों कहते हो रट के बोलें। आप अपने तरीके से, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो किसी बात को अपने शब्दों में बोल सकते हैं, और जो अपने शब्दों में आप उसको समन्वित करके जमा के लिखेंगे वो बेहतर परिभाषा होगा, बजाय कि रट के लिखा जाए। तो बेतार आधारित संचार क्या है, बोलेंगे संचार माध्यम का ऐसा प्रकार जिसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी माध्यम या किसी तार, माध्यम की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक अगर दृष्टि से हम देखें तो माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे, अभी आगे देखिएगा आप। चलिए थोड़ा सा चर्चा यहीं कर लेते हैं, क्योंकि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करते हैं, और विज्ञान में आपने पढ़ लिया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको गमन करने के लिए, जिनको चलने के लिए
माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। अर्थात माध्यम रहेगा तब भी वो चलेंगे, लेकिन माध्यम नहीं रहेगा तब भी वो गमन कर लेंगे, तब भी वो संचरित कर लेंगे। अगर आपने पढ़ा हो इसको तो बेहतर है, अदरवाइज इस टॉपिक में जितनी आवश्यकता पड़ेगी इसको समझने का उतना मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये लेक्चर जो हमारे सीरीज है वो बड़ा भी होता जा रहा है। कारण क्या है कि इसमें केवल एक चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसमें सूचना और संचार पढ़ रहे हैं। आप सूचना और संचार के साथ साथ कई ऐसी बातें साइंस की या जो इसमें आवश्यकता पड़ रही हैं बातें, उन सारी बातों को हम समझते हुए चल रहे हैं। तो कई कंसेप्ट आपको साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे जीपीएस के बारे में। वो जीपीएस भी क्या है, आपके सिलेबस में है। आप मेंस के सिलेबस में जाके देखिए, जीपीएस दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं, कई अलग अलग यूनिट का, कई अलग अलग सब्जेक्टों में आपको ये काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं बेतार संचार कितने प्रकार से हो सकता है और इसके लिए क्या हम प्रयोग करते हैं। तो बेतार संचार का प्रयोग करने इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि मुख्य रूप से 3 तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है भूतरंग आधारित संचरण या संचार। दूसरा क्या होता है, इसको इंग्लिश में आप चाहें तो बोल सकते हैं क्या, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि जियो वेव कम्युनिकेशन। अब जियो आपको नहीं बोलना है, जियो मतलब पृथ्वी होता है, भू होता है। तो आप इसको चाहें तो और भी अर्थ भी बोल सकते हैं कि अर्थ वेव कम्युनिकेशन, जैसा आपको बेहतर लगे। दूसरा क्या होता है, दूसरे को हम बोलते हैं स्काई वेव कम्युनिकेशन। और स्काई वेव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखते हैं हिंदी में तो बोलते हैं व्योम तरंग। और जो अगला होता है उसको हम नाम देते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, अंतरिक्ष तरंग आधारित कम्युनिकेशन। थोड़ा सा यहाँ आपको एक बात समझनी है कि यहाँ जो ये हम 3 नाम ले रहे हैं, भूतरंग तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश के नामों में यहाँ आपको समस्या थोड़ी हो सकती है। कुछ किताबों में आप जाके देखेंगे तो स्काई वेव कम्युनिकेशन को आकाश, इसको तो व्योम तरंग बोला जाता है, और जो स्पेस वाला है उसको आकाश तरंग बोला जाता है। तो हिंदी माध्यम में थोड़ा सा हम समस्या में आ जाते हैं कि ये व्योम बोल रहा है, इसको आकाश बोल रहा है। स्पेस का मतलब तो हम पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष होता है। तो इसलिए कुछ किताबों में आप देखें तो उससे कोई समस्या नहीं है आपको, क्योंकि इसका मुख्य बात जो मैं बताऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका नाम हमें क्या बोलना है, व्योम बोलना है, और किसका नाम हमें अंतरिक्ष बोलना है। और व्योम को हम चाहें तो आकाश भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्काई को आकाश हम बोलते ही हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, आकाश तरंग आधारित कम्युनिकेशन। तो किताबों में जैसे आप कुछ किताबों में देखेंगे तो इसको व्योम लिखेंगे और इसको आकाश लिखेंगे, तो फिर थोड़ा समस्या हो जाता है हमें। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके साथ, आपके हाथ में अगर वैसी किताब हो तो आपको फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अभी जब आगे समझेंगे तो हम एकदम क्लियर समझ जाएंगे कि किसको हमें अंतरिक्ष बोलना है और किसको हमें व्योम या आकाश बोलना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूतरंग आधारित संचार क्या है। अब इसमें पहला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भूतरंग आधारित संचार क्या है। चलिए, तो पहला समझने की हम कोशिश करते हैं, भूतरंग आधारित संचार, इसके बारे में क्या क्या हमें जानना है, ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए भू तरंग आधारित संचार में क्या करते हैं हम, तो कम आवृत्ति की तरंगों का प्रेषण करते हैं। इसमें कम आवृत्ति की तरंग का प्रयोग किया जाएगा। और कम आवृत्ति की तरंग मतलब कि एकदम फिक्स नहीं है कि इतना हर्ट्ज से इतना हर्ट्ज तक, एकदम फिक्स नहीं है कि आप बोले कि इतना हर्ट्ज से, आपको हिंदी में हर्टज भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बट HERTZ होता है, तो इंग्लिश में हम इसको हर्ट्ज पढ़ते हैं। अब आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा उच्चारण करें। तो कम आवृत्ति की तरंग को भेजते हैं हम, और फिक्स नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ लगभग ये 500 किलो हर्ट्ज से 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1500 किलो हर्ट्ज तक की तरंगें होती हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ हर्ट्ज से, कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ किलो हर्ट्ज तक, मतलब कि किलो हर्ट्ज में ही इनका आवृत्ति रहेगा, और इनको हम भेजते हैं। अब इनको भेजने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि ये देखिए पृथ्वी का सतह है, तो इस पृथ्वी के सतह पर एक एंटेना हम यहाँ लगा देते हैं। एंटेना क्या है पीछे बता चुका हूँ। तो एक एंटेना हमने यहाँ लगाया, और कुछ दूर पर यहाँ एक और एंटेना लगाया। अब आप ध्यान रखिए कि ये वाला एंटेना क्या करेगा, मॉडेम याद करिए, पीछे मॉडेम पढ़ाया था मैं आपको। तो ये वाला एंटेना क्या करेगा, प्रेषण का काम करेगा, तरंगों को प्रेषित करेगा, भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा। और मान लेते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है, ग्राही है, एक्सेप्टर वाला है, तो ये क्या कर लेगा, इन तरंगों को ग्रहण करेगा, और इस तरीके से संचार होता रहेगा। यहाँ से सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी और यहाँ पे सूचनाएं ग्रहण की जाएंगी। होता क्या है, इसमें जो ये कम आवृत्ति की तरंगें हैं वो ऐसे गमन करती हैं, इस तरीके से गमन करते करते यहाँ पहुँचती हैं। और जब इस तरीके से इनकी आवृत्ति क्या है यहाँ पे कम है, तो ये बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं, ये बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं, बल्कि इनको कुछ दूरी तक ही हम भेज पाते हैं। बहुत लंबे संचार के लिए हम भू तरंगों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भू तरंगें जो होती हैं क्या, कम आवृत्ति वाली तरंग होती हैं, और इनको जब हम भेजते हैं तो छीड़न ज़्यादा होता है। छीड़न में पहले आपको बता चुका हूँ कि जब कोई तरंग आगे बढ़ती है तो उस तरंग की जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, उसमें कमी आता है, और इस कमी को ही हम क्या बोल देते हैं, छीड़न, या इंग्लिश में मैंने इसको बोला था एटेनुएशन। अच्छा, तो ये क्या कुछ दूर तक ही भेजी जाती हैं, और क्या क्यों क्षीण होती हैं, ये क्यों कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो अगर आपने विद्युत पढ़ा हो कभी, तो आप, या मैंने आपको संधारित्र पढ़ाया है पीछे किसी पार्ट में, वहाँ आप देखिएगा कि ये क्या धारा के रूप में जाती हैं या वोल्टेज के रूप में जाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है प्लस, और यहाँ पे क्या होता है इसका माइनस। ऐसे ही ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन पृथ्वी क्या है, एक चालक है। हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक चालक है। तो चालक है तो क्या होगा, जैसे ही ये चलेंगे तो पृथ्वी के अंदर भी ये माइनस वाला जो है इसके पास क्या हो जाएगा, उल्टा आवेश आ जाएगा। ये वाली बात मैंने आपको संधारित्र को समझाते समय पढ़ाया है। तो प्रेरण होगा इसके द्वारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और फिर दूर वाले हिस्से पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। तो अंदर भी क्या होगी, ऐसे तरंग, मान लीजिए इसके अंदर एक तरंग चल रही है, और हो क्या रहा है, तो ये माइनस और ये प्लस पास पास हैं, तो ये क्या कर दे रहा है, इसको ये खत्म कर देगा। फिर ये माइनस, ये प्लस, तो इसको ये खत्म कर देगा, खींचेगा, कम करने की कोशिश करेगा, और ऐसा करते करते धीरे 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 इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो एक निश्चित सीमा तक ही ये जा पाएगा, और उस निश्चित सीमा के बाद अगर हम चाहें कि इसको भेज लें तो नहीं भेज पाएंगे। एक बार इतनी बात पहले समझ लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भू तरंग आधारित संचार क्या है, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भू तरंग आधारित संचार उस संचार को कहते हैं जिसमें कम आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कम आवृत्ति की तरंग का मतलब क्या है, तो कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ किलो हर्ट्ज तक, किलो हर्ट्ज में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और
जब इनको हम भेजते हैं तो एक एंटेना से दूसरे एंटेना तक भेजते हैं, और भेजते समय होता क्या है कि इनका एटेन्युएशन छेदन ज़्यादा होता है। आप तो बस इतना समझिए कि इनका छेदन क्यों होता है, पृथ्वी के कारण। और पृथ्वी के कारण क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक चालक है। तो पृथ्वी के कारण इसकी जो शक्ति है उसमें क्षीण होती जाती है, और एक निश्चित लिमिट तक इसको हम भेज सकते हैं, बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं। तो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि कहीं भी अगर हम एएम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एएम प्रेषण कर रहे हैं, या कहीं भी कम दूरी के लिए हमें कुछ भेजना है, संचार करना है, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे किसका, भूतरंग आधारित संचार। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर में ये निम्न आवृत्ति की तरंग को ही क्यों प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं हाई आवृत्ति की तरंग ले लूँगा तो शायद दूर चला जाए। मन में ऐसी बात आ सकती है कि इससे अगर उच्च आवृत्ति की तरंग को अगर हम ले लें तो ये कम दूरी अभी चल रही है, उच्च आवृत्ति वाली तरंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा दूर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम आवृत्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे ही हम चाहेंगे कि इस एंटेना से, जो एंटेना क्या है, पृथ्वी के सतह के लगभग पास है, तो इस एंटेना से जब हम उच्च आवृत्ति की तरंग भेजेंगे, तो आवृत्ति मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो ये क्या कर रही थी, 1 सेकेंड में कम चक्कर पूरा कर रही थी। और उच्च आवृत्ति वाली आएगी, वो क्या करेगी, 1 सेकेंड में ज़्यादा चक्कर पूरा करेगी ऐसे। तो जब 1 सेकेंड में ज़्यादा चक्कर पूरा करेगी, तो आप सोचिए पृथ्वी में भी क्या होगा, 1 सेकेंड में उतने क्या होंगे, यहाँ पे प्लस 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 बनेंगे, और इससे तो बल्कि कम इसकी क्षति कर रहे थे, इसके शक्ति को कम नुकसान पहुंचा रहे थे, ये इनको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और इसलिए आवृत्ति बढ़ाने के पश्चात भी अगर हम चाहें कि इसको दूर तक भेज दें तो नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रेषित भेजने वाला यंत्र है और जो ग्रहण करने वाला यंत्र है वो क्या है, पृथ्वी के सतह के समीप है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, सतह पर है, सतह के पास है। इसलिए पृथ्वी की चालकता के कारण इसकी ऊर्जा में, इसकी शक्ति में हानि होगी। और अगर उच्च आवृत्ति वाला लेंगे तो वो भी बहुत कम दूरी तक जाएगा, और निम्न आवृत्ति वाला लेंगे तो बल्कि निम्न आवृत्ति वाला उच्च आवृत्ति से थोड़ा दूर ही जाएगा। तो इसलिए भूतरंग आधारित संचार के बारे में बात करना हो आपको, तो आप 3-4 बात दिमाग में रख लीजिए। पहला क्या कि इसमें कम आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित किया जाता है। कोई पूछ लेगा कि उच्च आवृत्ति की तरंग क्यों नहीं भेज रहे हो, तो आप समझा सकते हो, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के पास जब कोई तरंग चलती है तो पृथ्वी के कारण उसकी ऊर्जा में हानि बहुत ज़्यादा होता है, और जितनी ज़्यादा उसकी आवृत्ति रहेगी उतना हानि भी ज़्यादा होगा। ध्यान रखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, H इंटू न्यू। एक्चुअली मैं कुछ ऐसे टर्म्स नहीं यूज करना चाहता जिससे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पे न्यू तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आवृत्ति पढ़ाया है, और आवृत्ति में मैंने बताया था कि इसको न्यू से भी दिखाते हैं। और जो H है, अब H एक नया चीज़ आ गया, क्योंकि ये प्लांक नियतांक होता है। एक विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स प्लांक, तो ये प्लांक नियतांक है, और इसके माध्यम से किसी तरंग की ऊर्जा निकाली जाती है। तो ऊर्जा बराबर किसी तरंग की ऊर्जा क्या होती है, H इंटू में न्यू। और आप तो बस इतना समझ लीजिए कि H कुछ भी हो, ये तो फिक्स है, H कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए E हमको निकालना है और न्यू 2 है, और H हमको मान लिए कि फिक्स है, हमेशा घटता बढ़ता है ही नहीं, तो H इंटू में 2H आएगा। अगर आवृत्ति को 3 कर दूंगा तो क्या जाएगा, 3H आएगा। आवृत्ति को 4 कर दूंगा तो 4H आएगा। मतलब क्या है कि आवृत्ति ज़्यादा होगी तो ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यही बात आपको दिमाग में रखना है कि ज़्यादा आवृत्ति रहेगी तो ऊर्जा की हानि भी ज़्यादा होगी। उसमें ऊर्जा तो ज़्यादा होगी, लेकिन पृथ्वी के कारण उसकी ऊर्जा में हानि भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और अगर कम आवृत्ति रहेगी तो उसकी ऊर्जा की हानि पृथ्वी के कारण कम होगी, और इसलिए इसको
इसकी अपेक्षा दूर भेजा जा सकता है। तो शुरुआत में तरीका बनाया गया कि भाई एक समय था जब सैटेलाइट के बारे में हमको आइडिया नहीं था कि उपग्रह भेज के हम कर लें संचार। तो भाई विज्ञान कैसे आगे बढ़ा है, छोटी छोटी चीज़ों को बनाया गया, फिर उसमें सुधार करते हुए उससे और अच्छा करने के चाह में धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं हम। तो ठीक यही बात है कि जब यहाँ पे ये कम आवृत्ति की तरंगें हैं और इनको हम जब एंटेना लगाकर भेजते थे तो कुछ ठीक ठाक दूरी तय कर लेती थी और इससे अपना संचार हम करते थे, वायर की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। तो इसको हम बोलते हैं भू तरंग आधारित संचार। अब इसके जितने भी, चाहे वो फैक्चुअल पार्ट हो चाहे वो कंसेप्चुअल पार्ट हो, आपको समझ में आ गया है इस कहानी के रूप से। और आप कुछ जैसे मान लीजिए कोई पूछा जाएगा कि वे तरंगें, ऐसा संचार जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है, किसको बोलेंगे? भू तरंग। फिर बोलेंगे ऐसा तरंग संचार या ऐसा संचार जिसमें पृथ्वी के सतह के आसपास तरंगों को चलाकर भेजा जाता है, तो भी क्या हो जाएगा? भू तरंग। अब दूसरा हम बात करते हैं कि मैं तीनों को बोल बोल के थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा अभी, लेकिन पहले एक बार आप समझ लीजिए। अब दूसरा होता है क्या? दूसरे का नाम हम बताए थे आपको अभी कि व्योम तरंग बोलते हैं इसको हम, व्योम तरंग, या इसको आप आकाश तरंग भी बोलिए। किताब से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, इसकी मूल बात समझ में आनी चाहिए। तो आकाश तरंग संचरण बोल सकते हैं, उनका नाम भी आकाश तरंग बोल देते हैं। अब देखिए, व्योम तरंग को समझाने के लिए मुझे आपको छोटे क्लास के एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा या छोटे क्लास के साइंस में जाना पड़ेगा, जो भी आप बोल लें। बड़े क्लास के भूगोल में ले जाना पड़ेगा, मैं छोटे क्लास की ही बात कर रहा हूँ। अब व्योम की बात आती है तो आकाश, जो पृथ्वी का हमारा सतह है, उसके ऊपर आकाश कैसे है, क्या है, ये भी हमको जानना है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप व्योम तरंगों को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग, मान लीजिए कि ये पिक्चर चल रही थी, अब इस पिक्चर में ऐड आ गया है, और वो ऐड क्या करेगा? आपको पास्ट में ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, छोटी क्लासों में ले जाएगा, और वहाँ से आपका इस कंसेप्ट को ठीक करके आएंगे। उसके बाद फिर ये कथा चलने लगेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं बैक में। जैसे आप एक पिक्चर आई थी ना, एक्शन रिप्ले, उसमें पीछे चले जाते हैं। तो वैसे ही आप मान लीजिए कि हम लोग पीछे चलते हैं और देखते हैं कि छोटी क्लास में क्या ऐसा कंसेप्ट है जिसकी हमें यहाँ आवश्यकता है। चलिए, तो व्योम तरंग को समझने के लिए अब हम लोग पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि अब हम आ गए हैं 6 से लेकर 10 तक की क्लास में, और एनवायरनमेंट, पर्यावरण या विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2-3 शब्द आपने सुना होगा। डायरेक्ट मुझे तो आपको बताना है क्या? वायुमंडल। मुझे तो आपको यहाँ समझाना है वायुमंडल। लेकिन चाहे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ या ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि पढ़ते समय आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ो, अर्थात अंतर विषयक ज्ञान पर ध्यान दो, न कि एकदम कटा छटा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। जब आप अंतर विषयक तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं तो एक साथ कई चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो वैसे ही देखिए, वायुमंडल मुझे बताना है यहाँ पे आपको, लेकिन वायुमंडल से थोड़ा सा और ऊपर हम चलें या नीचे चलें तो एक शब्द आता है क्या? पर्यावरण। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है ये तो आपको ऐसे ही पता है कि, और हालांकि इसको जब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में तो बहुत डीप चला जाता है ये भी। लेकिन अभी बस आप जो भी जनरल जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, उस आवरण को हम क्या बोल देते हैं? पर्यावरण। खैर इतनी आसान बात है नहीं, आगे हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि पर्यावरण के कुछ जैव घटक होते हैं जो जिंदा हैं, जैसे हम लोग जैव घटक हैं, कीड़े मकोड़े पक्षी सब क्या है? जैव घटक हैं। और कुछ होते हैं अजैव घटक, जैसे मिट्टी है, अलग अलग प्रकार के जो मिनरल खनिज हैं, पानी है, ये सब क्या है? अजैव घटक हैं। तो जब एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा
तो उसमें डिटेल में पर्यावरण को देखा जाएगा। अभी तो हम सिर्फ उतना पढ़ लें जितना कि हमारा व्योम तरंग और आकाश तरंग को समझने में आसानी हो जाए। तो पर्यावरण का परिभाषा आपको समझ में आ गया कि हमारे या पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उस आवरण को हम क्या बोल देते हैं, पर्यावरण। अब पर्यावरण को हम अगर बांटना चाहें कि पर्यावरण को अगर हम भाग में बांटना चाहें कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आप देखेंगे पर्यावरण को हम एक तो बोल सकते हैं क्या, स्थल मंडल। पर्यावरण का एक होता है स्थल मंडल जिसको हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। दूसरा क्या होता है, जल मंडल, दूसरे का नाम होता है जल मंडल जिसको, और तीसरा जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वायुमंडल। तो पर्यावरण में मुख्य रूप से 3 मंडल हमको मिलते हैं, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल और एक वायुमंडल। एक बात और यहाँ सोचने वाली है, अगर मान लीजिए कभी आपसे इंटरव्यू में या कभी भी कोई ऐसे मौखिक रूप से पूछ ले कि भाई ये आप यहाँ पे स्फीयर क्यों लगा रहे हो, स्फीयर मतलब तो क्या होता है, गोला। तो आप ये जो मंडल है इसको आप क्यों स्फीयर स्फीयर बोल रहे हो, तो इसलिए क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ आवरण है वो भी क्या रहेगा, गोलाकार ही रहेगा ना। इसलिए आप देखेंगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर लगा के इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में मंडल बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब स्थल मंडल क्या है, एकदम सिंपल सी बात है कि जो पृथ्वी का स्थल है, चट्टान पहाड़ पठार जो भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्थल मंडल। शायद 29% भाग जो हमारा पृथ्वी का है वो क्या है, स्थल मंडल ही है। उसके बाद जल मंडल, नाम से ही क्लियर है जल मंडल। तो पृथ्वी पर पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर क्या जल पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जल मंडल। काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है ये, अगर 29% स्थल मंडल है तो बाकी जो भी बच गया वो सब क्या है, जल मंडल। और बात आती है फिर इसके वायुमंडल का, तो वायुमंडल का ही हमें यहाँ पे अध्ययन करना था। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसको हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडल। अब एक शब्द और आप सुनते हैं, इससे आपका एक चीज थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जैवमंडल। एक और शब्द आप सुनते हैं जैवमंडल, और सुने होंगे और मैं यहाँ पे 3 बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है कि ये जैवमंडल नहीं बताया। तो जैवमंडल क्या है इसको क्लियर समझिए कि जैवमंडल कोई अलग से मंडल नहीं है। इस स्थल मंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन पाया जा रहा है, जहाँ पे जीव पाए जा रहे हैं। जल मंडल का वह क्षेत्र जहाँ तक जीव पाए जा रहे हैं। और वायुमंडल का ये जो वायुमंडल है हमारा, वायु का घेरा है, इसमें भी जीव पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के जीव हैं। और कोरोना जो वायरस है वो इसी में बोल रहे हैं कि इसमें भी अब घूम रहा है। तो जो वायुमंडल है, सॉरी, वायु में भी क्या, वायुमंडल में भी कई जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमें समझ नहीं आते। और उसके अलावा आप देखते हैं कि जो पक्षी हैं और कई प्रकार के ये भी इसमें निवास करते हैं। तो वायुमंडल में भी जहाँ पे जीव पाया जाएगा, इस तीनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, जैवमंडल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब देखिए, जैसे आप बोलेंगे कि स्थल मंडल में तो हर जगह जीव रहते हैं, तो भाई स्थल मंडल में अब मान लीजिए कहीं क्या बोलते हैं वो ज्वालामुखी निकल रहा है, कई ज्वालामुखियाँ भी हैं। अब ज्वालामुखी पर तो कोई जीव नहीं पाया जा रहा होगा ना, इसलिए वो क्या है, जैवमंडल का पार्ट नहीं होगा। लेकिन स्थल मंडल तो वो है, समझ रहे हैं बात को। एनवायरमेंट में डिटेल होता है, यहाँ बस आपको मैं अंतर विषयक या चीज़ों को जोड़कर पढ़ने या पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ कि चीज़ों को जोड़कर कैसे पढ़ते हैं। अब जल मंडल में भी आप देखेंगे कि पूरे जितने भी जल हैं सब में जीव नहीं पाए जाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं समुद्र को ही ले लें,
तो उसके कुछ हिस्से तक ही सूर्य का प्रकाश जाता है, और जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहीं तक उसमें पादप और जीव रहते हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का कुछ ऐसे हैं जो उसके बिना भी जी लेते हैं। तो एक सर्टेन क्षेत्र तक ही जीव पाए जाते हैं। जितने क्षेत्र में इसके जीव पाए जाएंगे वही क्या है, जैवमंडल। और वायुमंडल में भी ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में ऊपर हम जाते रहें और जीव मिल जाएंगे, नहीं। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर या उससे कम में ही जो कुछ भी पाया जाना है पाया जाता है। इसलिए उतने क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, जैवमंडल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। पर्यावरण का एकदम हल्का परिभाषा भी मैंने आपको बताया, क्योंकि छोटी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को हम क्या बोल देते हैं, पर्यावरण। वैसे भी आप देखेंगे तो परि प्लस आवरण इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसके भाग कौन कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और इन तीनों का वह क्षेत्र जिसमें कोई जीव पाया जाता है या जीव पाए जाते हैं उसको बोला जाता है जैवमंडल। अब इनकी कहानी मैं यही ख़त्म कर देता हूँ, चलता हूँ वायुमंडल पर, क्योंकि हमारे पढ़ाई का इसमें जो ज़रूरत है वो वायुमंडल का है। तो इनको आगे नहीं करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हों या पढ़े हों तो उसको आप रिवाइज करिएगा साथ साथ। अदरवाइज जब एनवायरनमेंट का मॉड्यूल शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा उसमें। अब वायुमंडल की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर, वायु नहीं बोल सकते आप, गैसों का घेरा बोल लीजिए, गैसों का घेरा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडल। अच्छा, ध्यान रखिए कि वायुमंडल जो है ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की सतह के आसपास जितना वायुमंडल है, वायु का घेरा सघनता जितना यहाँ है उतनी ही सघनता ऊपर भी होगी। एक ऊपर हम जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, जो वायु का घेरा है कम होने लगता है, वायु की सघनता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और एक निश्चित ऊंचाई के बाद तो पूरा पूरा ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हम अक्सर छोटी क्लासों में क्वेश्चन करते थे कि जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो उनके नाक, कान या जो खुले अंग हैं वहाँ से ब्लड आने लगता है। क्यों आने लगता है, क्योंकि वहाँ वायु का दबाव कम हो जाता है और शरीर का हमारा इंटरनल दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो खैर वो सारी चीज़ें अपन इस क्लास में नहीं पढ़ सकते, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी है, तो इस पृथ्वी के सतह हैं, जैसे ये सतह है तो इसके लेयर हम बना दे रहे हैं। देखिए लेयर पूरा गोल बनेगा, ऐसे मैं ऊपर ऊपर बना रहा हूँ। तो ऐसे ऊपर हम जाते हैं तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 640 किलोमीटर तक, एकदम सर्टेन इसका वैल्यू है भी नहीं, जहाँ पढ़ेंगे आप वहाँ थोड़ी बहुत अलग अलग बातें आ जाएंगी। कोई बोलता है 640 किलोमीटर ऊपर तक थोड़े थोड़े वायु की सघनता पाई जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 400 किलोमीटर तक ही पाया जाता है, और कुछ लोग इसके ऊपर भी ले जाते हैं। तो हमको जब ये फैक्ट पर जब सहमति ही नहीं है तो ऐसा फैक्ट याद भी नहीं करना है कि 640 सही है, 400 सही है, क्योंकि इस पर सहमति ही नहीं है अभी। तो पृथ्वी के सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वायु का घनत्व कम होने लगता है। और ऐसा क्यों, तो ये भी साइंस की बात है, क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गैसों को क्या कर रहा है, खींच के अपने पास रख रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण आपको साइंस में पढ़ना है, उससे भी ये कनेक्ट होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही वो गैसों को खींच के अपने पास रखा है, और जितना इसके पास हम हैं उतना गैस ज़्यादा है। फिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, कोई भाग गया तो ऊपर चला गया, कोई ऊपर चला गया, कोई ऊपर चला गया, लेकिन जो पास खींच कर ये गैसों को पकड़ के रखा है इसका गुरुत्वाकर्षण है। इवन जो हम लोग ज़मीन पर अपना पैर रख रहे हैं ना, ये भी पृथ्वी खींच कर हमको यहाँ रखी है। आप चांद पर चले जाइए, चांद पर ऐसा नहीं होगा, चांद हमको खींच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे पैर हमारा पड़ता नहीं है ज़मीन पर। फिर वो गाना लोगों को वहाँ याद आता है कि पैर ज़मीन पे पड़ते नहीं। अच्छा, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइंटिस्ट जाते हैं वो लोग स्पेशल एक सूट पहन के जाते हैं और उसमें प्रेशर दे के पैर को नीचे रखते हैं, और फिर देखेंगे कि उड़ के ऐसे ऊपर जाते हैं वो। तो और हमेशा भी सुने हैं कि जो सुने क्या है, सच ही है कि चंद्रमा का जो चंद्रमा पे हम चले जाएं तो वहाँ पे वायु का घेरा नहीं है, वायुमंडल नहीं है।
कारण क्या है? क्योंकि उसका गुरुत्व उतना ज़्यादा नहीं है कि वो गैसों को खींचकर अपने पास रख सके। उसका गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो गैसों को खींचकर अपने पास रख सके। गैस को खींचने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा का मतलब चीज़ें खींच कर अगर आप गति का रख पा रहे हैं तभी रख पाएंगे। जैसे पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में कोई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से चलेगा तब वो पृथ्वी उसको खींच नहीं पाएगी, वो बाहर हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्व से। लेकिन चंद्रमा का काफ़ी कम है और गैसों का ज़्यादा है, 3.2 उनका वेग है चलने का, तो इसलिए वहाँ पे गैस चंद्रमा को छोड़कर भाग जाते हैं। अब आपके दिमाग में अगर कभी ऐसा ख्याल आया हो कि चंद्रमा पर चल के हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी से गैस ले जाकर चंद्रमा पर भर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वहाँ गैस ले जाकर छोड़ेंगे वो गैस भाग जाएगी उसके सतह से दूर और वो गैस वहाँ पे रह नहीं पाएगी। तो खैर ये गुरुत्वाकर्षण की बात है। जब गुरुत्वाकर्षण हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का काफ़ी चर्चा की जाती है। अभी बस बात आप ये समझें कि जो पृथ्वी के आसपास गैस का घनत्व ज़्यादा है, गैस ज़्यादा पास हैं, इसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्व बल। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ें तो पृथ्वी के सतह से अगर हम लगभग 10 किलोमीटर बोल लीजिए, या एकदम एग्जैक्ट अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि ध्रुवों पर, आप लिख लीजिएगा ऐसे ही बना के, कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। खैर ये फैक्ट आपसे कोई पूछने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम को अगर देने जा रहे हैं तो। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई, ध्रुवों पर चले जाएं, ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई, और भूमध्य रेखा पर आके अगर आप 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो उस समय जो भी ये परत हमको मिलता है, जो भी मंडल मिलता है, इस मंडल का नाम दिया जाता है क्या? क्षोभ मंडल। इस ए बी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और ए बी करके यहाँ पे साइड में इसका नाम लिख देता हूँ जिससे कि आपको समस्या ना हो। तो ए बी क्या है? क्षोभ मंडल। और ध्यान रखिए इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रोपोस्फियर। इस क्षोभ मंडल में अगर मान लेते हैं कि इस पूरे 640 किलोमीटर तक गैस के 100 अणु हैं, या आप नॉर्मली बोलिए कि 100 अणु अगर गैस के हैं, तो उसमें से लगभग 90 जो अणु है वो इसी में पाए जाते हैं, बस इतनी ही दूरी पर। एक सिंपल सी बात कि अगर किसी गैस के या वायु के 100 अणु हैं, कहाँ तक? तो पृथ्वी के संपूर्ण वायुमंडल में जहाँ तक ऊपर गैस मिल जाएगा, तो उसमें से 90 अणु कहाँ मिलेंगे आपको? ये ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊपर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर, और औसत रूप में इसको बोला जाता है क्या? 13 किलोमीटर। अगर आपको ये दोनों बात नहीं बोलना है तो आप सीधे बोलिए कि पृथ्वी की सतह से औसत रूप से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो भी मंडल या सतह पाया जा रहा है, उस सतह को हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो उस समय क्या होगा? ये जो वायु का परत रहेगा अब कम हो जाएगा, मतलब वायु जो रहेगी अब कम मिलेगी। तो इसके ऊपर अगर हम जाएं, यहाँ से कितना दूर अब चलते हैं? यहाँ से इतना तो मैंने 13 बोल दिया आपको, 13 किलोमीटर एक मिल गया। इसका नाम मैं PQ रखता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। और ये रहता है लगभग 50 किलोमीटर तक। कहाँ से 50 किलोमीटर तक? पृथ्वी की सतह से 13 तक तो ये है, 13 के ऊपर 50 किलोमीटर तक जो रहता है PQ, इसका नाम होता है क्या? समताप मंडल। इसका नाम होता है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बादल का बनना देखते हैं, बादल बनता है, बारिश हो रही है, जो कुछ भी ये हलचल हो रहा है हमारे वायुमंडल में, सब क्षोभ मंडल में हो रहा है, नीचे वाले में हो रहा है, 13 किलोमीटर तक ही हो रहा है। इसके ऊपर जैसे बारिश हो रही है और उसी दौरान आप समताप मंडल में चले जाएं तो आप पर बारिश नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश वहाँ से हो ही नहीं रही है। बारिश तो
ये 13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ऊपर है ना, यहीं से या इसके नीचे से ही हो रही है। तो समताप मंडल में उथल पुथल की घटनाएं बहुत कम होती हैं, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रॉकेट या वायुयान को चलने के लिए सबसे बेहतर अगर कहीं कंडीशन मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। खैर, इसको जब एनवायरनमेंट में या भौगोलिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो और चर्चा की जाती है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। तो PQ मतलब क्या? समताप मंडल कहाँ तक है, दिमाग में रखिए इसको 50। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखिएगा कि जो समताप मंडल है ना, इसमें कुछ लोग और पढ़ाते हैं क्या? ओजोन मंडल। बट ओजोन मंडल अलग से कोई मंडल नहीं है। इसी में मैं डैश डैश से ऐसे दिखाता हूँ, इसी में 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 30 से 50, ये मान लीजिए 30 है और यहाँ ये 50 है, तो 20 किलोमीटर के आसपास ओजोन गैस का परत बना हुआ है। ओजोन जिसको O3 बोलते हैं, तो ओजोन गैस का परत बना हुआ है और उस परत की मोटाई लगभग 20 किलोमीटर है। तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि ये ओजोन मंडल है। तो आपकी मर्जी है, चाहो तो आप बोल दो कि समताप मंडल में ही 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ओजोन मंडल मिलता है, या आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हैं कि 30 से 50 तक ओजोन मंडल होता है। इसके बाद अगर आप 80 किलोमीटर तक जाएं, 80 किलोमीटर हम जाएं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? मध्य मंडल। इसका नाम होता है मध्य मंडल। नाम मैं दे देता हूँ MN, इधर लिख भी देता हूँ कि MN क्या है? मध्य मंडल। यहाँ पे गैस का आवरण और भी कम होगा, इंग्लिश में बोलते हैं मीजोस्फीयर। उसके बाद 80 के ऊपर जाएंगे अगर आप, तो 80 के ऊपर हम यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ किताबें यहाँ बोलती हैं कि इसके बाद क्या आता है? आयन मंडल। यही बात मैं आपको समझाऊंगा, आयन मंडल। और कुछ किताबें ये आयन मंडल को बोलती हैं कि लगभग 400 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक है। एक्यूरेट इसकी वैल्यू नहीं है। और इसके बाद अगर बोलते हैं कि लोग, इसके बाद क्या मिल जाता है? बहिर्मंडल। इसके बाद बोलते हैं कि ये बहिर्मंडल हो जाता है। लेकिन आपको ये 3 चीज़ों में तो कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी, इनमें दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इस मध्य मंडल के बाद टोटल क्या है? ताप मंडल है। मैं चाहता हूं कि हर दृष्टिकोण से आपकी बातें क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो ताप मंडल, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि आयन मतलब मध्य मंडल के ऊपर क्या है? पूरा ताप मंडल है। और जो थर्मोस्फीयर बोलते हैं, और ये थर्मोस्फीयर के ही 2 भाग होते हैं, एक आयन मंडल और एक बहिर्मंडल। आयन मंडल पहले पड़ता है और बहिर्मंडल बाद में पड़ता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको पढ़ रहे हैं। किसी भी दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, उसके बाद फिर मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद कुछ किताबें बोलती हैं कि ताप मंडल पड़ता है, और उस ताप मंडल के 2 पार्ट हैं, एक क्या है? आयन मंडल, और एक क्या है? बहिर्मंडल। और कुछ लोग ताप मंडल न बोलकर बोल देते हैं कि आयन मंडल पड़ता है और उसके बाद बहिर्मंडल पड़ता है। बट हमारा जो पढ़ने का जो यहाँ पे ज़रूरत है, क्या जानना है हमें? इस आयन मंडल को जानना है। और एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि ये जो आयन मंडल होता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 80 किलोमीटर के ऊपर ही आयन मंडल पड़ेगा। साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो आयन मंडल को हम 65 किलोमीटर से ही लेना शुरू कर देते हैं। साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो आयन मंडल को 65 किलोमीटर से ही ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं 65 किलोमीटर से ऊपर ही ले चलूँगा। और अगर आप 12वीं क्लास का NCERT पढ़े फिजिक्स का, तो उसमें भी ऐसे ही कैटेगराइज किया है। तो ये बात तो मैंने आपको जनरल समझा दिया पहले कि आपको दिक्कत ना आए। और अब हम आयन मंडल को पढ़ते हैं कि आयन मंडल क्या है, और इस आयन मंडल का क्या ऐसा गुण है जो हमें इसको सूचना और संचार में पढ़ना पड़ा। क्या इसमें ऐसा गुण है जिसके कारण इसका अध्ययन हमें सूचना और संचार में करना पड़ा। तो देखिए क्या करेंगे। अब हम सिर्फ एक मंडल की यहाँ बात कर रहे हैं, और वो कौन सा है? ये पृथ्वी है।
और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक मंडल का मैं बात कर रहा हूँ, आयन मंडल का। सिर्फ एक मंडल की बात हो रही है, आयन मंडल। अब आयन मंडल इसका नाम क्यों पड़ा? तो आपको पता है कि सूर्य जो है, सूर्य से यहाँ से किरणें निकल रही हैं, और सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें कई प्रकार की इसमें किरणें होती हैं, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा। तो इसमें से खासकर पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, या फिर पराबैंगनी से ऊपर अगर हम चले जाएं तो अवरक्त होती हैं। अब इसको भी समझाना ही पड़ेगा मुझे आपको, लेकिन पहले ये बात समझ लेते हैं फिर। तो पराबैंगनी अवरक्त क्या है, नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस बात को समझिए, फिर इसको भी देख लेंगे। अब क्या होता है कि जब ये प्रकाश तरंगें आती हैं तो जो गैस हमारे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से तमाम प्रकार के गैसें हैं, गैस के अणु हैं, ये आती हैं तो इन गैस के अणुओं पर पड़ने के बाद इनको तोड़ देती हैं, और तोड़ देती हैं तो ये क्या बन जाते हैं, आयन। मैंने आपको पीछे थोड़ा बहुत ये भी बताया है कि आयन कैसे बनता है। जब परमाणु में से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा तो क्या बन जाते हैं, आयन। तो ये अभी स्थायित्व प्राप्त किए हैं, ये तरंगे आती हैं, इसको तोड़ देती हैं, और तोड़ देती हैं तो ये प्लस माइनस में बट जाते हैं और आयन बन जाते हैं। ऐसे ही बहुत से आयन यहाँ पे हमको मिलते हैं, और इसलिए इसका नाम क्या देते हैं हम, आयन मंडल। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आयन मंडल, कोई पूछेगा क्या है तो बोलेंगे पृथ्वी के सतह के ऊपर पाए जाने वाला ऐसा परत या ऐसा मंडल जिसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें या सूर्य से आने वाली तरंगें गैसों को आयन में परिवर्तित कर देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। अब आयन मंडल कहाँ तक फैला है, देखिए आयन मंडल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो 65 से 75 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पर आयन मंडल है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर से जब ये तरंग आ रही है और जो सबसे ऊपर आप देखेंगे तो कोई गैस है ही नहीं, और फिर कुछ समय बाद नीचे आके देखेंगे तो थोड़े गैस मिलने लगेंगी, तो गैस ही कम कम है। ऊपर से जो किरण आ रही है उसमें ऊर्जा तो बहुत है, वो चाहती है कि बहुत तोड़ दें हम गैसों को, लेकिन ऊपर गैस की सघनता ही कम है, बहुत कम गैस हैं, तो कम आयन बन पाते हैं। सबसे ऊपरी परत में कम आयन बनेंगे, फिर थोड़ा उससे नीचे जब आएगी प्रकाश किरण तो उसकी शक्ति भी तो कम हो गई होगी, क्योंकि वो भी तो चलते चलते थक गई है, उसकी शक्ति कम हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़े ज़्यादा ऊपर वाले की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा गैस के अणु मिले तो उनको इसने तोड़ दिया, और थोड़ी शक्ति कम हो गई है तो हो सकता है कि और अणु हो फिर भी उसको तोड़ नहीं पा रही हो, क्योंकि कमज़ोर हो गई है, वो वाली तरंग मिलती नहीं है। और फिर उसके नीचे आई तो गैस के और भी अणु मिले, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, तो फिर उनको तोड़ते समय वो तोड़ती है, लेकिन शक्ति कम होने से फिर कम तोड़ पाती है। और आप सुनते हैं कि ओजोन परत अगर न रहे तो पृथ्वी पर जीवों का रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत क्या कर देती है, तो ये जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, इस टाइप की किरणें जो भी हैं हानिकारक, उनको फिल्टर करके रोक देती है, उनको फिल्टर करके रोक देगी, नीचे आने ही नहीं देती है। अर्थात आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हम यहाँ जो सांस ले रहे हैं हवा में, क्या ये हवा में आयन नहीं है? हो सकता हो किसी और एक्टिविटी से थोड़े बहुत आयन हो, लेकिन जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं वो यहाँ तक जब आती हैं तो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वे सारी तरंगें पहले ही रुक जाती हैं जो गैसों को आयन बनाती हैं। वे सारी तरंगें ऊपर ही रुक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, या उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है जो गैसों को आयन बनाती हैं। इसलिए पृथ्वी के सतह के पास बहुत ज़्यादा गैस है, या जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल में बहुत गैस हैं, लेकिन सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो तोड़कर गैस को आयन बनाती हैं वो नहीं है, तो नहीं आयन बन पाएगा। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ऊपर गैस कम है इसलिए आयन कम बन रहे हैं, क्योंकि तोड़ने वाला फैक्टर वहाँ है,
उसके नीचे थोड़ा गैस के अणु ज़्यादा हुए, तोड़ने वाला फैक्टर थोड़ा कमज़ोर हो गया है, फिर भी आयन बनेंगे। फिर उसके नीचे थोड़ा और गैस के मॉलिक्यूल हैं, फिर टूटेंगे, ज़्यादा बनेंगे लेकिन सबको नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि फैक्टर कमज़ोर हो गया है। समताप मंडल में, आयन मंडल में आके क्या हो जाएगा, वो अवशोषित लगभग हो जाएगा, तो नीचे आके वो आयन नहीं बना पाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि आयन मंडल क्या है, उसमें गैस के जो पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, वो प्लस और माइनस में टूट गए रहते हैं। अच्छा, अब इस बार फिर से मैं एक बार इसी डायग्राम को आपको अलग से बनाता हूँ जिससे कि बात समझ में आए। अब एकदम हम लोग फोकस करेंगे केवल आयन मंडल को। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से आयन मंडल शुरू होता है। तो ये 65 किलोमीटर मान लीजिए है, और यहाँ से ये वाला हिस्सा 65 से कितना 75 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको आयन मंडल का कौन सा परत बोलते हैं, डी परत। आयन मंडल का डी परत कहा जाता है। उसके बाद आप अगर 75 से ऊपर लगभग 100 तक जाएंगे, 75 से ऊपर अगर आप 100 तक जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, ई परत। ई परत किसकी, ई परत आयन मंडल की। और फिर 100 से अगर यहाँ से हम थोड़ा और ऊपर जाए, मान लीजिए बीच में चीज़ें नहीं मिली और यहाँ से हम थोड़ा सा जंप लेके रहते हैं, 170 से 190 तक चलते हैं, तो यहाँ जो भी आयन मंडल पाया जाता है उस आयन मंडल का नाम दिया जाता है क्या, F1 परत। और ये नाम मैंने नहीं दिया है, दो विद्वान थे, एक था A.E. कैनली, एक का नाम था A.E. कैनली और दूसरे का नाम था O. हेवीसाइड। हेवीसाइड भारी साइड थे ये, अब इसको हिंदी में भारी साइड नहीं बोलना है, नाम ही उसका वही है। तो इन विद्वानों ने बताया था, वर्गीकरण किया था, और 190 के ऊपर जहाँ तक आप मान लें, 640 मान लें या फिर आप उसको 400 मान लें, जो भी मान लें, वहाँ तक क्या है, F2 परत है। तो देखिए हमने छोटी क्लास का वर्गीकरण किया और फिर हमने आपको ये भी बताया कि समताप मंडल के ऊपर आयन मंडल हो सकता है। क्यों, क्योंकि ओजोन पूरा रोकेगी ना, ओजोन के ऊपर तो आयन मंडल हो सकता है। तो कुछ मात्रा में, जैसे ये 65 से 75 किलोमीटर के बीच में जो डी परत होती है, आयनों की एक परत मिलती है डी परत, उसको आयन मंडल ही बोलते हैं, आयन मंडल का पार्ट बोल देते हैं। तो इसमें थोड़ी सघनता कम रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा आयन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गैस तो इसके अपेक्षा ज़्यादा है लेकिन तोड़ने वाला फैक्टर क्या हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए यहाँ थोड़े आयन कम होंगे। ई में जाएंगे थोड़े आयन ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि तोड़ने वाला मजबूत था और गैस भी ठीक ठाक थे। इसके ऊपर यहाँ जाएंगे, यहाँ भी ठीक ठाक पाए जाएंगे आयन, यहाँ भी पाए जाएंगे। सबसे ऊपर वाले में अगर हम देखेंगे तो आयन क्या होंगे, कम पाए जाएंगे। इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा, इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा, इसमें और इसमें लगभग बराबर रहेंगे, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि दोनों तरीके से हमें देखना है कि गैस के अणु कितने हैं और तोड़ने वाला जो फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर कमज़ोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जो आयन मंडल होता है उस आयन मंडल में एक डी परत होती है, एक ई परत होती है, एक F1 परत होती है, एक F2 परत होती है। और अगर और डिटेलिंग करेंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे दिन के समय में ये F1 परत रहती है, रात के समय में F1 परत ख़त्म हो जाती है, F2 में मिल जाती है। तो अब ये इस लेवल तक का अध्ययन हमें नहीं करना है। अच्छा, अब होता क्या, इनमें क्या गुण है, क्योंकि प्लस माइनस आयन पाए जा रहे हैं ना, तो इसमें गुण ये होता है कि अगर हम नीचे से रेडियो तरंगों को, अब मैं पहले आपको बोला कि पराबैंगनी तरंग या रेडियो तरंग ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो अभी थोड़ा आप ध्यान रखिए, आगे इसके जस्ट बाद पहले वही बताऊंगा फिर आगे चलेंगे। तो जो ये रेडियो तरंग होती हैं, इन रेडियो तरंगों को अगर हम ऊपर भेजें तो ऊपर भेजते हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ इसके जो परत हैं, ये परत इसको नीचे ऐसे मोड़ देती हैं।
फिर थोड़ा और ज़्यादा आवृत्ति की भेजोगे तो ऐसे मोड़ देंगी, और थोड़ा आवृत्ति की भेजोगे तो और ऐसे मोड़ देंगी। तो फायदा क्या होगा कि यहाँ से कोई सूचना हम भेजेंगे और नीचे वाली तरंग में क्या हो रहा था कि पृथ्वी उसका क्षमता को कम कर दे रही थी। अब यहाँ पे उच्च आवृत्ति की तरंग भेजेंगे, ऊपर जाएगी चल के, अवरोध ऊपर है नहीं, और यहाँ पे आके क्या होगा, वो यहाँ आने के बाद फिर वो ऐसे फैल जाएगा तो सूचना हमारा काफ़ी दूर तक प्रसारित हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मुड़ कैसे जाती हैं, तो ज़्यादा नहीं, आपको पिछला लेक्चर ही मेरा देखना है जिसमें मैंने आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में याद करिए मैंने क्या बताया था कि जब कोई किरण, जब कोई प्रकाश किरण, या जब कोई तरंग भी बोल सकते हैं आप, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही बात केवल यहाँ बता रहा हूँ, सघन और विरल, तो मैंने आपको बताया था कि जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। और मैंने आपको बताया था कि अभिलंब से दूर भागते भागते एक समय कोण क्या बन जाएगा, यहाँ क्रांतिक कोण बन जाएगा। तो ये सतह पर बाउंड्री पर चलने लगेगी, और थोड़ा सा भी इससे ज़्यादा कोण अगर बना दिए हम तो ये क्या होती है, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एकदम यही बात यहाँ पे लागू हो रहा है कि देखिए नीचे जो परत है उसमें वायु का घनत्व ज़्यादा है तो सघन है, ऊपर गए थोड़ा और कम वायु तो घनत्व उसका कम हो गया, विरल माध्यम हो गया। थोड़ा और ऊपर जाएंगे और विरल हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे और विरल हो जाएगा। मतलब वायु का घनत्व धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। और जब वायु का घनत्व कम होने लगेगा तो जैसे ही एक परत से दूसरे परत में, एक परत से दूसरे परत में जैसे ही प्रवेश करेगी ये तरंग, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से दूर भागेगी, और अभिलंब से देखिए ऐसे दूर भाग रही है ना अभिलंब से, फिर यहाँ पर अभिलंब से दूर भागेगी, फिर यहाँ आएगी तब भी अभिलंब से दूर भागेगी, फिर यहाँ आएगी तब भी अभिलंब से दूर भागेगी। और ऐसे अभिलंब से दूर भागते भागते क्या हो जाती है, ये एक निश्चित परत पे जाने के बाद वापस लौट आती है पृथ्वी पर ही। तो जहाँ से भेजी गई थी, पृथ्वी से भेजी गई थी, पृथ्वी के सतह पर ही लौट के आ जाती है। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना संचार कर सकते हैं, सूचनाओं को भेज सकते हैं। तो इसलिए आयन मंडल को मुझे आपको पढ़ाना पड़ा, आयन मंडल को बताना पड़ा, क्योंकि व्योम तरंग या आकाश तरंग जब हम करेंगे बात तो यही होंगी। मतलब व्योम तरंग या आकाश तरंग वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो पृथ्वी की सतह से भेजने पर आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी के सतह पर ही वापस लौट आती हैं। अब व्योम तरंग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन करा देता हूँ, एक बार उसको भी समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे आएंगे तो आपको चीज़ें सब समझ में आएंगी। चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को समझ लेते हैं कि ये तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग, और एकदम सिंपल पढ़ेंगे हम लोग, छोटी क्लास में जैसे पढ़ते हैं वैसे। देखिए एक्चुअली जो हम लोग आँखों से सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, जो सूर्य का प्रकाश हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, केवल यही प्रकाश सूर्य में नहीं है, या इस प्रकाश में केवल वही तरंगे नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत सी तरंगे हैं। तो आप लोग अगर छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या, दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य, समस्या ये कि हम छोटी क्लास में सही से पढ़ते नहीं हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटी क्लास में सही से पढ़े हों, तो छोटी क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं सही से पढ़ते ही नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, क्वेश्चन को मार्क करके लिखते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक भी पढ़ाते समय ऐसा कर देते हैं कि चलो पहले का आंसर पेज नंबर 3 में इस पैरा से इस पैरा तक है, लिख के लाना। तो कहीं ना कहीं हम छोटी क्लास में जो नहीं समझ पाते हैं वही तो आगे आकर समझ रहे हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम में आप एक इंग्लिश में अक्सर पढ़ते हैं नाम, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर ऐसा हम बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि ये बैगनी है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश में जो ये दृश्य स्पेक्ट्रम दिख रहा है,
केवल इतना ही नहीं होता, ये जो 7 रंग आप देख रहे हैं केवल यही नहीं होता है, बल्कि इसमें अगर आप देखेंगे कि हम विबग्योर ऐसे लिखते हैं ना, VIBGYOR। तो क्या होता है ये कि जो V है इसका जो बैगनी है इसका जो आवृत्ति होता है, इसका आवृत्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या इसमें इन सब में सबसे ज़्यादा होता है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे ही ऊपर हम बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो आवृत्ति क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। क्या समझे आप कि ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, घटने लगेगी। और मैं पीछे आपको पढ़ाया था एक और शब्द, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, आवृत्ति का एकदम उल्टा होता है, मतलब जिसका आवृत्ति ज़्यादा रहेगी उसका तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अब ये देखिए कि जो यहाँ पे ये R है, इस R का तरंग दैर्ध्य, इस R का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस R का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और अगर R से नीचे हम ऐसे आए तो तरंग दैर्ध्य क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, तरंग दैर्ध्य घटने लगेगा। तो इतनी बात आपको दिमाग में आ गई कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो आप पीछे लेक्चर में जाकर देख लीजिए, मैंने समझाया है। अब बात आ रही है कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, अच्छा स्पेक्ट्रम इसको क्यों बोल रहे हैं हम, तो स्पेक्ट्रम की परिभाषा होती है कि जब तरंगों को या किरणों को घटते तरंग दैर्ध्य या बढ़ते आवृत्ति के क्रम में रख दिया जाता है, तो उस पूरे क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। आप देखेंगे भारत सरकार स्पेक्ट्रम बेचती है, वो बात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी शायद मार्च में ही कुछ स्पेक्ट्रम जैसे 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, उसके बाद 2300 मेगाहर्ट्ज़ और 2500 मेगाहर्ट्ज़ हमारा जो दूरसंचार विभाग है बेचने के लिए बोली लगवाया था। तो शायद 77 या 78 हज़ार करोड़ रुपए की बोली लग गई थी, उसके बाद भी अभी बेचे नहीं। तो हम देखेंगे कि भारत सरकार कैसे बेचती है, क्यों बेचती है। आपके मन में ये बात होगी भी, अगर पहले पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता है यार सरकार स्पेक्ट्रम कैसे बेच देती है, तो वो बात आपको क्लियर हो जाएगी। समय इसलिए लेक्चर में लग रहा है कि आपको हर एक बात क्लियर, अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम को नहीं दे रहे हैं और फिर भी अगर आप मतलब ज्ञान चाहते हैं कि चीज़ों को समझे जाने, तब भी आप इसको पढ़ेंगे तो एकदम बेसिक से बातें समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, लिखना हो तो आप परिभाषा लिखते भी चलिए साथ साथ, कि जब तरंगों को या किरणों को बढ़ती आवृत्ति, देखिए बढ़ती आवृत्ति या घटते तरंग दैर्ध्य के क्रम में जमा दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। और सबसे पहले एक भाई थे न्यूटन, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, सर आइजक न्यूटन। ये न्यूटन साहब ने शायद 1600 ईस्वी में, खैर ईस्वी आपको नहीं याद करना है, 1600 ईस्वी में उन्होंने इस दृश्य स्पेक्ट्रम का खोज किया था। और खोज मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, खोज मतलब होता है जो पहले था उसको ढूंढ लेना, और आविष्कार मतलब क्या होता है, जो पहले नहीं था 2-4 चीज़ों को मिलाकर उसको बनाया गया। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि शब्द का प्रयोग सही करना है। खोज मतलब पहले था, हमने ढूंढ लिया। मान लीजिए कि यहाँ पर एक मित्र का घर है और उसको मैं पहले नहीं जानता था, और ढूंढते ढूंढते एक दिन उसको ढूंढ लिया, तो मैंने आविष्कार नहीं किया, खोज कर लिया, और कोई नई चीज़ बना दिया जो पहले था ही नहीं, 2-4 चीज़ों को मिलाकर, तो वो आविष्कार होता है। तो सबसे पहले इसको न्यूटन साहब ने खोज किया, आविष्कार ना लिखें इसको आप कभी। और उन्होंने बताया कि जो सूर्य का ये प्रकाश आता है ना, इस सूर्य के प्रकाश में केवल ये 7 रंग हैं, या केवल ये 7 तरंग हैं, और उन 7 तरंग का नाम उन्होंने बोल दिया कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में क्या है, विबग्योर है, और आवृत्ति के तरंगदैर्ध्य के घटते क्रम में क्या है, रेड से शुरू होता है। ये बात हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब आगे और अध्ययन किया गया तो पता चला कि ऐसा नहीं है।
पता ये चला कि सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले, मतलब लाल रंग से भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से दिखाते हैं, पहले मैं आपको बताया था कि लाल रंग से भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें दिखती हैं, हमको मिलती हैं अगर हम सही से उसका अध्ययन करें तो। और ये जो आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा आवृत्ति है बैगनी की। तो बैगनी से भी ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगें मिलती हैं, बैगनी से भी ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगें मिल जाती हैं। या इसी को दूसरे क्रम में ऐसा आप बोल सकते हैं कि लाल रंग का आवृत्ति बताइए क्या रहेगा? लाल रंग का आवृत्ति ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना, देखिए घटता है, आवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा है, आवृत्ति ऐसे जा रहे हैं तो घटती है। आप ऐसे बना के लिखें और समझते चले। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो ये बोल सकते हैं कि लाल रंग से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले भी तरंगे हैं, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि बैगनी रंग से भी ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगे हैं। ये तो ज़्यादा का बात किया हमने, अब कम कभी बात कर सकते हैं। कैसे? हम बोल सकते हैं कि बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है इसमें, देख लीजिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घटता है, तो बैगनी का सबसे कम है। तो हम बोल सकते हैं कि बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाली, बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाली भी तरंगें मिलती हैं। और जो रेड है, इससे देखो इसकी आवृत्ति क्या है, कम है ना, इनमें सबसे आवृत्ति किसकी रहेगी, कम, तो बोलेंगे रेड से भी कम आवृत्ति वाले मिलते हैं। रेड से आर से भी कम आवृत्ति वाली तरंगें मौजूद हैं। ये बात क्लियर आपको हो गई होगी कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी, बैगनी की, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, रेड का। तो हम ज़्यादा वाली बात करें तो बोल सकते हैं कि रेड से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाले भी तरंग मौजूद हैं इसमें, और बैगनी रंग से ज़्यादा आवृत्ति वाली भी तरंग इसमें मौजूद हैं। अगर आपको कम बोलना है तो बोल सकते हैं कि रेड की आवृत्ति कम होती है, सबसे कम इसमें, तो बोलेंगे रेड से भी कम आवृत्ति वाली तरंग मौजूद हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि बैगनी रंग से भी कम तरंग दैर्ध्य वाली, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, तो इससे कम तरंग दैर्ध्य वाली भी तरंगें मौजूद हैं। अब मौजूद हैं तो फिर उनका कुछ नाम बताना पड़ेगा, उनका भी कोई खोज किया होगा, आविष्कार तो कोई करेगा नहीं। आविष्कार तब करेगा जब अपने हाथों से ये तरंग बना देगा, और बना लेते हैं लोग। इन तरंगों को कुछ विशेष तरीके से बना दिया जाता है तो वो आविष्कार जरूर कहलाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये खोज हो रहा है। अब मैं आपको इसमें नाम बता देता हूँ, और ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा आ सकता है कभी भी, कई छोटे मोटे एग्जामों में पहले पूछा भी गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ, ये रेड है और ये बैगनी है, केवल दो की बात दिखा रहा हूँ। तो रेड के ऊपर मैं जाता हूँ, रेड से ऊपर जाता हूँ तो क्या मिलता है, अवरक्त। रिमोट में यही प्रयोग होता है। जो रिमोट आप लोग लिए रहते हैं घर में एसी चालू करने के लिए, टीवी चालू करने के लिए, उसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंगों का एक और प्रयोग लिख लीजिए आप, कि अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो सिकाई करते हैं आपका, कहीं आपका हड्डी पर चोट लग गया है या कुछ है तो सिकाई करते हैं वो मरीजों की। तो सिकाई मतलब ऐसा नहीं कि पानी गर्म करके या उसमें कपड़ा भिगो कर सिकाई कर रहे हैं, ये सिकाई नहीं करते वो अवरक्त किरणों को आपके शरीर से गुजारते हैं और सिकाई हो जाती है। तो चिकित्सा में सिकाई के लिए भी अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, इसको दिमाग में आप रखिएगा। अच्छा, आगे अब मेरा तो खैर विचार ये करता है कि जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ पीछे हर एक चीज़ को जाके बताता रहूँ, लेकिन वो संभव नहीं है ना, हमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा।
तो उतनी बातें मैं ज़रूर बता देता हूँ जितना हमारे टॉपिक में जुड़ा रहेगा। चलिए, अवरक्त के बाद ऊपर क्या मिला, इसके ऊपर अवरक्त के ऊपर हमको मिल गया जिसको हम बोलते हैं क्या, लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग। और इसके ऊपर हमको मिल गया क्या, दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग। अच्छा, आप देखेंगे कई बार इस रेडियो तरंग में ही एक और तरंग का नाम लोग बोल देते हैं सूक्ष्म तरंगें। सूक्ष्म तरंगें, तो वो सूक्ष्म तरंगें और कुछ नहीं होती हैं बल्कि ये रेडियो तरंगें ही होती हैं। ये हम लोगों को कॉमन समझने के लिए दिमाग में रखना है कि सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो रेडियो तरंगें ही होती हैं। और कौन सी रेडियो तरंगें, तो ये लघु रेडियो तरंगें हैं, इसी के कोटि की वो, या इसी में होती हैं वो। तो ये बात आपको समझ में आ गया। और इसके नीचे क्या है, एक पड़ता है पराबैंगनी। पराबैंगनी, उसके एक नीचे क्या पड़ जाएगा, तो आप बोलते हैं इसको एक्सरे। एक्सरे कराने जाते हैं, वो एक्सरे इसी एक्सरे से होता है। और एक होता है गामा रेज, ऐसे गामा बनाते हैं, मैं हिंदी में लिख भी देता हूँ, गामा किरणें या गामा रेज। क्या है देखिए, अब इसको आप यहाँ से कनेक्ट करके देखेंगे कि आवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा है ना। अभी हम देख रहे हैं कि बैगनी की ज़्यादा थी, तो बैगनी से ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, पराबैंगनी की। पराबैंगनी से ज़्यादा किसकी होगी, एक्स की होगी। एक्स से ज़्यादा किसकी होगी, गामा की होगी। ये बात क्लियर हुआ आवृत्ति के हिसाब से। और तरंगदैर्घ्य के हिसाब से देखिए, तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा सबसे था, तो इससे ज़्यादा अवरक्त का होगा, इससे ज़्यादा लघु रेडियो का होगा, इससे ज़्यादा दीर्घ तरंगों का होगा। और आवृत्ति, ये तो हमने बात कर लिया आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य की। अब पूरे का अगर आवृत्ति तरंगदैर्घ्य बात करें तो पूरे में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, इसका। और पूरे में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, गामा का। देखिए, तरंगदैर्घ्य कम मतलब आवृत्ति ज़्यादा। और कोई पूछेगा सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो इसकी सबसे कम आवृत्ति है और इसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति है गामा की। गामा की आवृत्ति सबसे ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। दीर्घ का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे कम। तो इस तरीके से ये बात अगर आप आवृत्ति और ये समझ गए हैं, इनकी खोज भी किए हैं लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दृश्य जो है इसका तो खोज न्यूटन ने किया है, इसका खोज तो न्यूटन ने किया है। पराबैंगनी की खोज जो है आप देखेंगे, पराबैंगनी की खोज एक विद्वान थे जिनका नाम था रोंटजन। रोंटजन। और एक्सरे जो थे, एक्सरे का खोज शायद इसमें आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि इसका रीटर किया था, इसका रीटर था, इसका रोंटजन था। और गामा किरण का खोज किया था विद्वान हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। तो ये चीज़ हो गया इनके खोज के बारे में। और इस खोज में अगर आप और देखेंगे तो जैसे इधर न्यूटन हो गए, अवरक्त का अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति थे हर्सेल। हर्सेल बोलते हैं या कुछ लोग हर्सेल बोलते हैं, विलियम हर्सेल, इन्होंने इसका खोज किया था। और लघु रेडियो तरंगे जो हैं इनका खोज हर्ट्स ने किया था। हर्ट्स नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने किया था। और दीर्घ रेडियो तरंग का खोज एक विद्वान थे मार्कोनी, उन्होंने किया था। और मार्कोनी तो खैर दूर संचार में आपको पता है कि इनका फादर ही लगभग कहे जा सकते हैं। ये बेतार का संचार करने में मार्कोनी और हर्ट्स, हमारे यहाँ के जगदीश चंद्र बोस, इन लोगों का काफ़ी नाम रहा है। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। फैक्चुअल तौर पे अगर दिमाग में आपको याद करना है तो मार्कोनी इसका किए हैं रेडियो तरंग का, लघु तरंग का हर्ट्स किए हैं, अवरक्त का हर्सेल किए हैं, दृश्य का न्यूटन किए हैं, पराबैंगनी का रीटर किए हैं, एक्स का रोंटजन किए हैं और गामा का हेनरी बेकुरल ने किया है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, सूर्य के प्रकाश में भी मिलती हैं और इसको अलग से हम बना भी सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत चलाने से ये बन भी जाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इनकी खास बात क्या होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
ठोस, द्रव, गैस कोई माध्यम रहेगा तभी नहीं चलेंगे ये। अगर रहेंगे तो उसमें भी चलेंगे, लेकिन नहीं रहेगा तो निर्वात में भी चल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि, आवाज़ मेरी जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ये तो माध्यम में ही चलेगी। गैस में चल रही है, ठोस में बोलेंगे तो आप देखिएगा कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना कान डेस्क पे लगा के बजाते रहते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनको आवाज़ तेज़ सुनाई देती है। और जिनके कान हवा में हैं उनको लगता है कि ये क्या बजा रहा है, क्योंकि उनको उतनी अच्छी आवाज़ उसकी नहीं आती है। तो ठोस में आवाज़ तेज़ जाती है, द्रव में थोड़ा उससे कम जाती है, और गैस में सबसे कम जाती है। और कोई माध्यम ही न रहे, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे एक ऐसी दीवार बना दिया जाए कि इसके इस तरफ कोई माध्यम ही ना हो, वायु का एक भी कण ना हो, तो उस समय मैं यहाँ बोलते रह जाऊँगा, मेरी आवाज़ आपके पास तक नहीं जाएगी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में यही गुण होता है, वो फिजिक्स में आप पढ़िएगा कि बिना माध्यम के भी ये चल सकती हैं, और माध्यम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी चलेंगे। और ख़ास बात इनका क्या है कि ये निर्वात में जब माध्यम नहीं रहता है तो उसमें सबसे तेज़ चलती हैं। और कितना तेज़ चलती हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी तेज़ चलती हैं ये। और उसके बाद किसी माध्यम में ले जाएंगे इसको तो चलेंगी, लेकिन इनका चाल क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो मैं आपको ये बता दिया कि दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, इसमें जो संचार करना है हमको, उस संचार में इन तरंगों का प्रयोग करेंगे हम, दीर्घ रेडियो तरंगों का, लघु रेडियो तरंगों का। एक बात और समझने वाली है, जो लगभग जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको क्लास में पढ़ते हैं वो भी नहीं सोच पाते। मैं आपको मॉड्यूलेशन में क्या बताया हूँ, क्योंकि ये बात यहीं समझना ज़रूरी है। मैंने आपको मॉड्यूलेशन में बताया था कि जब निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में मिला दिया जाता है, वाहक तरंगों में मिला दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि उच्च आवृत्ति की तरंगों मतलब पराबैंगनी एक्स या गामा में मिलाएंगे। पराबैंगनी एक्स या गामा में नहीं मिलाएंगे। अगर गामा किरण का प्रयोग हम संचार में करने लगें, आप देखेंगे कि गामा किरण को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है। किसी को कैंसर हुआ है तो उस कैंसर वाले व्यक्ति को जो 3rd स्टेज में पहुंच जाता है, उसको गामा किरण का डोज दिया जाता है। और गामा किरण का डोज दिया जाता है तो जो अवांछित कोशिकाएं होती हैं कैंसर की, वो उससे झुलस जाती हैं, जल जाती हैं, बाल वगैरह शरीर के सब गिर जाते हैं। एक्सरे कराने आप जाते हैं तो देखते हैं कि जिसको एक्सरे कराना है उसी को केवल वहाँ रहने देते हैं, बोलते हैं बाकी लोग हट जाओ। तो इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, आप उसको भी लिख ही लीजिए कहीं कि आवृत्ति, मैं यहाँ आवृत्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलेशन में बार बार आवृत्ति प्रयोग करूँगा मैं। तो इसलिए अगर आपको क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा हो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे आप। देखिए इसका लगभग 10⁻20 हर्ट्ज तक रहता है। मैं मैक्सिमम कैपेसिटी लिख रहा हूँ, मैक्सिमम जो है आवृत्ति 10⁻20। अब सोचो 10⁻20 तो बहुत बड़ी बात है ना। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चरों में एक बार बाइनरी का बताया हूँ कि 2 की घातों का नाम क्या होता है, और एक बार मैं 10 की घातों का नाम बताया हूँ। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि 10⁻12 तक में काम चल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, टेरा। अब 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा। तो ये तो 10⁻20 है, बहुत ज़्यादा आवृत्ति है। इस आवृत्ति की तरंग को हम दूर संचार में प्रयोग नहीं करेंगे, समस्या हो जाएगी, फिर कैंसर से ही व्यक्ति मर जाएंगे। अच्छा, एक्सरे जो होती है इसका 10⁻18 हर्ट्ज तक रहता है, आवृत्ति 10⁻18। पराबैंगनी का 10 आप 2 कम करते चलिए, 16 हर्ट्ज के आसपास। और जो ये दृश्य प्रकाश किरणें हैं जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, उसका आवृत्ति कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इनमें से किसी का ज़्यादा किसी का कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आवृत्ति वायलेट की होती है, पर इसकी बैगनी की होती है, तो 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास रहती है। इसके ऊपर आप चलेंगे अगर अवरक्त की, तो 10 क्या हो जाएगी, 12 हर्ट्ज के आसपास। देखिए ये हमारे काम का है, आवृत्ति क्या है,
10⁻12 मतलब क्या, ये हमारे टेरा के आसपास आ गई। और ये भी हम प्रयोग नहीं करते हैं ज़्यादा, ये भी हम कुछ ज़रूरतों में ही इसका पूरा करते हैं। तो 10⁻12, 10 यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के आसपास हो जाएगी। और यहाँ आएंगे तो 10 लगभग क्या हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा। 8 भी होगा, 6 तक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम बोलते हैं कि निम्न आवृत्ति की तरंगों को उच्च आवृत्ति की तरंगों में मिलाने पर, तो अगर इन बातों को हम नहीं जानते हैं तो दिमाग में यही आता है कि अच्छा गामा किरण में मिला देते होंगे, अच्छा एक्स किरण में मिला देते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको हम क्यों मिलाएं। देखिए बहुत ज़्यादा आवृत्ति है, 10⁻6 मेगा हो गया, 10 यहाँ 12 13 हो गया, बहुत ज़्यादा है। तो 10⁻9 इधर बीच में आ जाएगा, गीगा आ जाएगा, बहुत है ये तरंग। जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, जो ये मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ किलो हर्ट्स हुए या कुछ हर्ट्स तक की चीज़ें हैं। 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक बस मेरी क्या, कोई भी व्यक्ति का आवाज़ इतना ही हो सकता है। 30 हर्ट्ज या बोल सकते 300 हर्ट्ज से लेकर 3000 या 3100 हर्ट्ज तक की आवाज़ बोल सकते हैं। अब हर्ट्ज बहुत कम है ना वो, तो उसको हम कहाँ मिला देते हैं, 10⁻6 वाली में, 10⁻10 वाली में, 10⁻9 वाली में, या फिर 10⁻12 वाली में। समझ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की तरंग में मिलाते हैं। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, अपने मन से कभी आप ये ना सोचें कि ये पराबैंगनी एक्स किरणें या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम को भी मिलाया जाता है। नहीं मिलाया जाता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इससे हमारा काम हो जाता है, दीर्घ रेडियो से हो जाता है या फिर लघु रेडियो से काम हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेनी है जो मैंने यहाँ बताया है। और इसमें आपको एक बात और दिमाग में रखना है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में से खासकर हम केवल किसका प्रयोग करेंगे, 2-3 का ही करेंगे। अवरक्त का कहीं जगहों पे करेंगे, कुछ जगहों पे अदरवाइज लघु और दीर्घ का करेंगे। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ऐड काफ़ी लंबा चल गया, ऐड को समझने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई हैं। और बेसिक बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अब आगे वाली जो बात है वो तो 10 से 15 मिनट का है। अब आप खुद सोचिए कि मैंने आपको यही लेक्चर में जितना मुझे पढ़ाना था उसको 15 से 20 मिनट के लेक्चर में कंप्रेस करके दे सकता था, लेकिन फिर आप उसको रटेंगे या समझ में नहीं आएगी। तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएंगे जो फिर सही से बताए नहीं जाएंगे, ना कभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो मेरा शुरू से ही ये लक्ष्य है, खुद पढ़ता हूँ तब भी या पढ़ाता हूँ तब भी, कि चीज़ों को एकदम क्लियर कर लो या एकदम क्लियर करके बता दिया जाए कि वो कंसेप्ट क्लियर रहे, आप आसानी से रटने में इससे ज़्यादा समय लगा देंगे। आप अगर कोई चीज़ रटेंगे तो इससे ज़्यादा समय लगा देंगे। अभी समझ गए हैं तो आप बहुविकल्पी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको तो आप सोच कर भी सही कर सकते हैं, समझे हुए हैं तो उसको माइंड चलाकर भी सही कर सकते हैं। और रटी हुई बात एक अगर दिमाग से निकल गई तो फिर पूरा पैराग्राफ खराब हो जाएगा, कुछ भी आगे नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई हो। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अगले लेक्चर में उसको शामिल किया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। बट मुझे लगता नहीं कि आप अगर ध्यान से इसको सुन लें, एक बार नहीं दूसरी बार सुन लें, तो इसमें कोई आपको दिक्कत रह जाए। अब अपन फिर वो 3 चीज़ों को पढ़ के इस लेक्चर को ऑफ करते हैं। और कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ तक हमें पढ़ना था, जिसमें कंसेप्ट थे, समझना था। इसके बाद के लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो आप देखेंगे टीवी का बात करेंगे, राडार का बात करेंगे, ब्लूटूथ की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करेंगे, इस टाइप की चीज़ों की बात करेंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना है और लिखना है, क्योंकि उनका आधार यही सब रहेंगे जो पहले हम पढ़ लिए हैं। जीपीएस पढ़ाऊँगा तब भी आधार यही रहेगा। तो देखिए, एक बार फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। मैं आपको पढ़ा रहा था कि बेतार
माध्यम आधारित या बेतार आधारित संचार, बेतार आधारित संचार। अब आसानी से इस बात को आप समझ पाएंगे। देखिए, अच्छा एक बात और आप ऐड में जोड़ सकते हैं, नोट में अपने जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं कि अगर किसी तरंग दैर्ध्य का तरंग दैर्ध्य, किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य, ये देखिए तरंग दैर्ध्य क्या है, बड़ा है ना। एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी क्या है, इतना है, ज़्यादा है। और एक क्या होगा, ऐसे ऐसे चल रही है, एक तरंग मान लीजिए ऐसे चल रही है, ऐसे, तो ये क्या हो गया, इसका तरंग दैर्ध्य छोटा है। और तरंग दैर्ध्य छोटा है इसीलिए इसकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। चक्कर क्या कर रही है, ज़्यादा लगा ले रही है। आप एक छोटे से गोले में घूमिए और एक बड़े से गोले में घूमिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। कहानी एक पढ़ते हैं हम लोग भगवान गणेश और कार्तिकेय की, कि उन्होंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड का या पूरे विश्व की परिक्रमा लगा के आओ। तो कार्तिकेय साहब क्या कर लिए, अपना मोर उठाए और घूमना शुरू कर दिए। तो भाई उनको एक चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। और गणेश जी क्या कर लिए, तो उन्होंने अपने केवल अपने पेरेंट्स को घूम के आ गए। तो छोटा चक्कर लगाए ना वो, इसलिए वो जल्दी से चक्कर लगा लिए। और वो बड़ा चक्कर लगा रहे थे इसलिए उनको समय लगाना पड़ा। तो ठीक वही बात है कि अगर छोटे छोटे चक्कर लगाना है तो आवृत्ति क्या रहेगी, ज़्यादा। और बड़े बड़े चक्कर लगाना है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। लेकिन तरंग दैर्ध्य यहाँ पे क्या हो गया, छोटा, और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, बड़ा। दोनों उल्टा होते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। तो क्या मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि ये जो तरंग दैर्ध्य जिनका ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य अगर ज़्यादा रहेगा तो इस प्रकार की तरंगें क्या होती हैं, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं उन रास्तों को पार कर लेती हैं। जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की तरंगें होती हैं, अर्थात कम आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके सामने अगर कोई बाधा आ जाए, घर आ जाए, पहाड़ आ जाए, कोई भी संरचना आ जाए, तो उन संरचनाओं को पार करके भी, देखिए बड़ी बड़ी इसके कदम क्या हैं, बड़े बड़े हैं ना, इसके पैर बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े पैर हैं तो ये क्या करती हैं, अवरोधों को फांद के कूद के चली जाती हैं। लेकिन जो जिनके पैर छोटे छोटे होते हैं, अर्थात आवृत्ति ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य कम होता है, ये इनको हम दूर तक तो भेजने का तरीका निकालेंगे अभी। लेकिन खास बात इनका क्या है कि ये अवरोध को पार नहीं कर पाते। भाई इनका जो पैर का जो कदम है वो छोटे छोटे कदम लेकर चल रही हैं। तो छोटे छोटे कदम वाले बीच में कोई मेड़ आएगा, कोई नाली आएगा तो उसको कूद पाएंगे क्या, नहीं कूद पाएंगी। तो ये बात आपके दिमाग में एक रखना है कि जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है वो रास्ते में जो अवरोध पड़ता है उसको आसानी से कूद जाती हैं या उसको तय कर लेती हैं, जबकि निम्न आवृत्ति की तरंगें अवरोधों को पार नहीं कर पाती हैं, अवरोधों को लांघ कर नहीं चल पाती हैं। ये लाइन आप कॉपी में कहीं लिख लीजिए। इससे आपको अभी ये जो 3 बता रहा हूँ 15 मिनट का आगे काम है, तो ये बात और आपको अच्छे से समझ में आएगी। और कितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन कोई बना ले, कितना भी कोई फैक्ट इस पर बना ले, आप आराम से सोच कर उसका आंसर दे पाओगे। चलिए, अब हर एक ऐसी बात हमने समझ लिया है जो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आवश्यक था। मैंने आपको बताया था, एक क्या बताया, भूतरंग। अब पूरा नाम भी नहीं लिखूंगा मैं, भूतरंग केवल लिख रहा हूँ। क्या बताया था कि इसमें पृथ्वी के सतह के पास एंटेना लगाते हैं। आप खुद ही सोचो, पृथ्वी के सतह पर कितने बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़े बड़े, कहीं पहाड़ आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा। तो अगर इस पे हम निम्न आवृत्ति की तरंग भेजेंगे तो वो उसको अवरोध को पार नहीं कर पाएंगी। एक तो ये दिक्कत है कि पार नहीं कर पाएंगी, और दूसरा दिक्कत शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी तो आवृत्ति ज़्यादा, तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा ऊर्जा है तो क्या होगा, पृथ्वी के कारण उसमें क्षीणन ज़्यादा होगा, और कम ऊर्जा रहेगा तो पृथ्वी के कारण क्षीणन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे भूतरंग क्या होती हैं, कम आवृत्ति की तरंग होती हैं। अब ये सब, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि भूतरंगें
किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो आपको ऑप्शन में कहीं भी दिया रहेगा, क्या बोलेंगे आप कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। यहाँ जो कुछ भी हम यूज करेंगे सब क्या होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंग होंगी। बस भू तरंग इनका नाम दे दिया गया है क्योंकि ये सतह के पास पास चल के जाती हैं और छोटी दूरी का संचार इससे हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अधिक बड़े बड़े तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को हम इससे भेजते हैं और अवरोधों को पार करते हुए वो प्रेषित्र से कहाँ चली जाती हैं? ग्राही पर चली जाती हैं और इस प्रकार से हमारा संचार हो जाता है। बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा, पहले मैं आपको बता दिया। पृथ्वी चालक है तो वो क्या कर देगा, ये प्लस माइनस से चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस पृथ्वी भी बना लेगी और इसकी ऊर्जा को ख़त्म कर देगी। आवृत्ति कितनी रहती है तो मैंने आपको बताया था कि किलो हर्ट्स में ही रहेगा, मेगा हर्ट्स में नहीं जाएंगे आप, मतलब 10⁻6 में नहीं जाएंगे, 10⁻3-4 में ही रहेगा ये। तो कुछ किलो हर्ट से अगले कुछ किलो हर्ट तक इसका संचार किया जाता है। अब दूसरा जो है उसका नाम क्या है, तो मैंने आपको नाम भी पहले समझा दिया है, डायरेक्ट लिखूंगा व्योम तरंग। व्योम तरंग। अब देखिए ये तो बहुत दूर तक हम नहीं भेज पा रहे हैं और दिक्कत ये भी है कि अगर आवृत्ति हम बढ़ा लें तब भी दूर नहीं भेज पाएंगे। बस क्या कर सकते हैं कि इस एंटेना को ऊपर कर लें। तो भाई एंटेना कितना ऊपर कर पाएंगे हम, उसकी भी तो एक सीमा है। एंटेना को ऊपर करने की एक सीमा है। 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एंटेना तो कोई ऊपर लगा नहीं सकता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ ये बात। तो एंटेना उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या एक नया तरीका अपना लिए कि हमने उच्च आवृत्ति की, ये पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे हमने एक प्रेषित्र लगाया, भेजने वाला ट्रांसमीटर लगाया और उसके बाद इसमें क्या किया, उच्च आवृत्ति की तरंग लगाया। उच्च आवृत्ति की तरंग, कितनी आवृत्ति की मैं बताऊंगा अभी आपको। उच्च आवृत्ति की तरंग मतलब आप बोल रही मेगा हर्ट्स के रहेंगे लगभग, ये मतलब 30 मेगा हर्ट्स, या ऐसा बोल सकते हैं कि 10 मेगा हर्ट्स से MHz लिखूंगा तो मेगा हर्ट्स, 10 मेगा हर्ट्स से लगभग 30 मेगा हर्ट्स के आसपास की तरंगें हम ले सकते हैं। कितनी? 10 मेगा हर्ट्स से 30 मेगा हर्ट्स की तरंगें। तो इनको हमने क्या किया, ऊपर भेजा, क्योंकि भाई पृथ्वी पे अवरोध है ना, पृथ्वी पे अवरोध है और पृथ्वी पे हम भेज रहे हैं तो पृथ्वी भी उसकी शक्ति को क्या कर दे रही है, कम। तो हम उसको ऐसे आकाश की तरफ भेजते हैं, ऊपर तो कोई अवरोध है नहीं। तो आकाश की तरफ जब ऊपर भेजते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा आयन मंडल मिल जाता है। मैं सिर्फ आयन मंडल का यहाँ पे तस्वीर बनाया हूँ, आयन मंडल। और आयन मंडल की कई परतें हैं, DE F1 F2। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे जैसे तरंगे ऊपर जाएंगी तो विरल माध्यम मिलेगा, क्योंकि यहाँ हवा ज़्यादा थी, अब कम अब कम अब कम, ऐसे क्या होगा, विरल माध्यम मिलेगा। तो उस विरल माध्यम के कारण धीरे 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 क्या होंगी, किसी एक विशेष परत से जाके क्या हो जाएंगी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर पृथ्वी पर ही आ जाएंगी। किसी एक विशेष परत के तक जाएंगी तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, और क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो क्या होंगी, वो फिर से उसी माध्यम में मतलब नीचे ही लौट आएंगी। और इसमें हमारा क्या सूचना था इन तरंगों में, और नीचे हमने क्या किया है, ग्राही एंटेना भी लगाया है, ग्राही एंटेना भी लगाया है। वो ग्राही एंटेना जो ये तरंग आ रही हैं उनको खींच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके बाद हमारा संचार हो जाता है। तो देखिए विद्वानों ने कैसे नया तरीका अपनाया कि यहाँ उच्च आवृत्ति की तरंग को भेज नहीं पा रहे हैं, एंटेना बहुत ऊंचा लगा नहीं सकते हैं, तो हमने क्या कर लिया, उच्च आवृत्ति की तरंग लिया, उसको ऊपर भेजा और हमने देखा कि इस आयन मंडल से क्या हो गई, वो पूर्ण परावर्तित होकर नीचे आ गई। नीचे रिसीवर एंटेना लगे हुए हैं और उससे संचार होने लगा। तो ये एक अच्छा काम होने लगा, इससे काफ़ी संचार का चीज़ें आसान हो गई। लेकिन आपको पता है कि मनुष्य कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता है, और मेरा मानना भी ये है कि आप हर चीज़ से संतुष्ट हो जाओ, ज्ञान से संतुष्ट मत हो। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे तो सबसे ज़्यादा आता है, मुझे तो बहुत आता है, उस दिन आपका जो ज्ञान का ये रास्ता है वो रुक जाएगा।
आप ज्ञान भले खाने में आप 2 रोटी से संतुष्ट हो जाएं, 3 रोटी से संतुष्ट हो जाएं, लेकिन ज्ञान के लिए आपको निरंतर हमेशा अपने को मान के चलना है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप, और कंटिन्यूस कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो ये क्रम ज़िंदगी भर चलता रहेगा और कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो वैसे ही इसमें है, हमको लगा कि यार थोड़ा और ज़्यादा आवृत्ति की तरंग हमें भेजना है। तो हमने देखा कि अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की तरंग अगर हम भेजते हैं तो वो तरंगे क्या हो गई, मुड़ती तो हैं, मुड़ेंगी भाई, माध्यम बदलेगा तो मुड़ेंगी तो, लेकिन इतना नहीं मुड़ पाती हैं कि उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की तरंग भेजेंगे आप तो यहाँ से ऐसे चली और मुड़े, थोड़ी मुड़ेगी मुड़ेगी मुड़ेगी, लेकिन क्या होगी, वो ऊपर ही चली जाएगी, लौट के आएगी नहीं। और हमको चाहिए था कितना, 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का संचार करना था हमें, क्योंकि हमने बैंड बना के रखा है अलग अलग। वही मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल जो टेलीकॉम यूनियन है उसने स्पेशली एक बैंड बना के दिया है कि जैसे आप देखेंगे एफएम रेडियो क्या होता है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही चलता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ठीक है, नहीं तो अब दे लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल से अपना एफएम चालू करिए, देखिए एफएम जो है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही चैनल रहेंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है ITU, अगले लेक्चर में उसको समझाऊंगा, उसने ये चीज़ बता के रखा है कि आपको इसमें चलाना है। ऐसे टेलीविज़न का है, ऐसे ही अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग सबका बनाया गया है। तो हम देखेंगे तो हमें जब ज़्यादा बैंड बनाना होता है तो हमको आवृत्ति और ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि 30 से ज़्यादा लेना है, तो देखा कि 30 से ज़्यादा लेना है तो वो तो आयन मंडल से लौट के आ ही नहीं रही है, और आयन मंडल ही हमारा सहारा था, वही क्या कर रहा था, भेज रहा था। तो अब हम सोचे कि अब क्या करें हम, तो मनुष्य उससे बेहतर करने की चाह में एक और काम कर लिया, और वो क्या है, हमने इसका नाम लिया था क्या, अंतरिक्ष तरंगे, इसका नाम दिया था स्पेस वेव, अंतरिक्ष तरंग आधारित संचार, अंतरिक्ष तरंग आधारित संचार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेस वेव कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है, लगभग आप समझ गए होंगे कि अब क्या करेंगे हम, पृथ्वी का ये सतह है, यहाँ पे हमारा कोई एंटेना, प्रेषित एंटेना है, भेज रहा है, ये हमारे आयन मंडल हैं, इन आयन मंडल से काम चल नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, एक सैटेलाइट ऊपर भेज दिया, हमने एक ऊपर सैटेलाइट भेज दिया, और उस सैटेलाइट में कुछ ऐसे उपकरण लगा दिए जो क्या करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा, और ऊपर जाने में ये कमज़ोर हो गई होंगी तो उनको प्रवर्धक करेगा, बढ़ा, रिपीटर आपको मैं पहले पढ़ाया हूँ वैसा ही, तो उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, उसमें जो नॉइज़ आया है उस नॉइज़ को हटाएगा, उसकी शक्ति बढ़ाएगा, और किसी थोड़ी उसकी आवृत्ति घटा बढ़ा के फिर नीचे भेज देगा। ये काम आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है, कौन कर रहा है, उपग्रह। तो हमने क्या किया, अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर का अगर संचार करना है, 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर का अगर संचार करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उस आवृत्ति को प्रसारित करेंगे ऊपर, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, एक उपग्रह, एक सैटेलाइट हम भेज देंगे, और वो सैटेलाइट क्या करेगा, इनको पहले क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा, और उसके बाद इसमें जो भी शोर आ गया है उसको फिल्टर कर देगा, छान देगा, और उसके बाद फिर इसको ताकत देकर इसको प्रवर्धित करके, और फिर क्या करेगा, इधर ऐसे नीचे भेजेगा। और इस तरीके से नीचे फिर क्या होंगे, हमारे अलग अलग ग्राही एंटेना लगे होंगे, और वो ग्राही एंटेना क्या करेंगे, तो इसको पकड़ेंगे और हमारा संचार होने लगेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह। इसको हम और भी नाम दे सकते हैं क्या, उपग्रह आधारित संचार भी बोल सकते हैं, उपग्रह आधारित संचार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन अंतरिक्ष तरंगों को हम संचार से ही, मतलब उपग्रह से ही नीचे मोड़ सकते हैं। बट जो हमारा ये मोबाइल का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए
आप देखेंगे कि इसी अंतरिक्ष तरंग का एक और तरीका अपनाया जाता है। इसी अंतरिक्ष तरंग का एक और तरीका अपनाया जाता है। क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट संचार। देखिए लाइन ऑफ साइट मतलब क्या है, जैसे यहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो जहाँ तक देख लूँगा वो क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। यहाँ से मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ से आगे जहाँ तक मैं देख लूँगा उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो करते क्या हैं हम, इसी अंतरिक्ष तरंग को थोड़ा बड़े बड़े टावर बनाकर, थोड़ा बड़े बड़े टावर बनाकर जो बिल्डिंगों से अवरोधित न हो, उन टावर को बढ़ाकर क्या करते हैं, यहाँ टावर से भेजते हैं, सेंड करते हैं, और यहाँ से इसकी सीध में ही कोई यहाँ एक टावर होगा, वो टावर क्या कर लेता है, इसको पकड़ लेता है, फिर उसको मजबूत करता है, एम्पलीफाई करता है, फिर भेजता है इसके सीध में कोई दूसरा होगा, वो पकड़ लेगा। मतलब इस टावर से इस टावर को हम देख सकते हैं, इस टावर से इस टावर को हम देख सकते हैं ऊपर चढ़ के। ऊपर चढ़ के देखना आपको नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं। तो ये लाइन ऑफ साइट जो संचार होता है उसमें भी कौन सा अपनाया जाता है तरीका, अंतरिक्ष तरंग आधारित ही किया जाता है, अर्थात उनकी जो आवृत्ति रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। सबसे कम आवृत्ति किसकी रहेगी, भू तरंगों की, और इससे संचार कम दूरी तक होगा। व्योम तरंगों का जो आवृत्ति रहेगी इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी, मेगाहर्ट्ज में रहेगी, लेकिन इससे भी संचार बहुत दूर तक तो होता है, लेकिन इससे और ज़्यादा दूर तक अगर हमें करना है तो कौन सा प्रयोग करते हैं हम, उपग्रह आधारित अंतरिक्ष तरंग, या कम डिस्टेंस तक लगभग करना है हमको तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट संचार। और इसी तरंगों को आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है इनकी, तो ऊपर हम इसको टावर बनाकर आगे सेंड करते रहते हैं, और हर टावर में आपको पता है कि रिसीवर लगा रहेगा, एम्पलीफायर लगा रहेगा, रिपीटर रहेगा उसमें, वो रिपीटर उसकी शक्ति को बढ़ाकर आगे भेजता रहेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि लाइन ऑफ साइट संचार क्या होता है। मोबाइल का जो हम संचार देखते हैं इस पर ही आधारित है। एक अंतरिक्ष मतलब एक सैटेलाइट मोबाइल भी आता है, आप सुने होंगे कि सैटेलाइट मोबाइल उसके पास है। फिर जैसे अभी आप किसी समुद्र में जा रहे हैं, बीच जगह पे कहीं पहुंच गए, तो वहाँ पे आपका ये एयरटेल और आइडिया जियो नहीं काम करेंगे। वहाँ पे काम कौन सा करेगा, यही सैटेलाइट सिम जो रहेंगी, सैटेलाइट मोबाइल जो रहेगा वो काम करेगा। आप एक पिक्चर देखे होंगे, उसमें कसाब जो हमारे देश में एंटर किए थे आतंकवादी, वो ऐसा ही सिम लेकर आया था। तो ये अंतरिक्ष वाला हो गया, सबसे दूर तक ले जाएगा, सबसे बड़ी आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य इसमें प्रयोग की जाएंगी, उससे कम की इसमें प्रयोग की जाएंगी जिनको व्योम तरंग बोलेंगे, और सबसे कम की भू तरंग में प्रयोग की जाएंगी। और इसका भी उपयोग हम करते हैं, कम से कम दूरी के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी के लिए नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से लेक्चर तो काफ़ी बड़ा हो गया है ये, और लेक्चर बड़ा होने का कारण भी यही है कि आपको हर बात समझ में आ जाए। अदरवाइज़ सिर्फ मैं आपको ये 3 बातें बताता जिसमें पीछे की बातें नहीं समझ में आती तो 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता, लेकिन अभी कितने मिनट का हो गया है देखने के बाद मुझे ही पता चलेगा। तो इस लेक्चर में आप इतनी बातें पढ़िए, अगले लेक्चर में जब मैं आता हूँ तो इसके आगे की बात देखेंगे, और अब चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आएंगी, कंसेप्चुअल चीज़ें भी लगभग निकल चुकी हैं सारी। तो ठीक है, धन्यवाद।